मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रिच डैड पुअर डैड दूसरे अध्याय का भाग 7वां। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। क्या? मैंने हैरान होकर पूछा। तुमने सही सुना, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा है तुम पैसों के लिए काम नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मुझे अपने सुने हुए शब्दों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली थी। वह पहले से ही काम कर रहा था, मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। ये ठीक नहीं है, मैंने चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे हैं। ये लोग पैसों के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि मैं उन्हें नौकरी से निकाल दूं, या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं। शायद उन्हें ये उम्मीद रहती है कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने के लिए तैयार हूँ, या तुम वह कर सकते हो जो ज़्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश कर लो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अगर तुम सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्दी ही इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहाँ ये सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़ाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली सिर पर रखकर और कहा, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। मैंने अपने गरीब डैडी को ये नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें ये समझ में नहीं आता। मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद ही इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे, मुफ्त में। काम बहुत परेशानी वाला था और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज़्यादा आसान होता जा रहा था। मुझे अफसोस था कि अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था। तीसरे हफ्ते दोपहर में अमीर डैडी आए। हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज़ सुनी। वह स्टोर में घुसे और उन्होंने मिसेस मार्टिन को गले लगाकर अभिवादन किया। स्टोर में क्या चल रहा है ये जानने के बाद आइसक्रीम फ्रीज़र के पास गए। उसमें से 2 आइसक्रीम निकाली, उनका दाम चुकाया और इसके बाद में मेरी और माइक की तरफ इशारा करके कहा, चलो घूमने चलते हैं। हम सड़क के पार गए, कुछ कारों को चमका दिया और एक बड़े घास के मैदान में टहलने लगे जहाँ कुछ वयस्क संगठन सॉफ्टबॉल खेल रहे थे। दूर की पिकनिक टेबल पर बैठकर उन्होंने माइक और मुझे आइसक्रीम दी। कैसा चल रहा है? बढ़िया, माइक ने कहा। मैंने सहमति में सिर हिला दिया।
कुछ और सीखा? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, कंधे उचकाए और अपने सिर को ना में हिला दिया। अच्छा, ये होगा कि तुम बचपन से ही ये सोचना शुरू कर दो। तुम अब ज़िंदगी के सबसे बड़े सबक को देख रहे हो। अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आज़ादी और सुरक्षा भरी ज़िंदगी का सुख ले सकते हो। अगर तुम ये सबक नहीं सीख सके तो तुम भी मिसेस मार्टिन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादातर लोगों की तरह ही बन जाओगे। वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परंतु उसके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के मोह में फंसे रहते हैं। हर साल मिलने वाली 3 हफ्ते की छुट्टियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी पेंशन का सपना देखते रहते हैं। अगर इस तरह की ज़िंदगी जीने में तुम्हें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 25 सेंट प्रति घंटा कर सकता हूँ। परंतु ये लोग अच्छे लोग हैं और मेहनती भी, फिर आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैंने पूछा। अमीर डैडी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिसेस मार्टन मेरे लिए माँ जैसी हैं। मैं इतना कठोर नहीं हो सकता कि मैं उनका मजाक उड़ाऊं। ये कठोर लगता है, ज़रूर, क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वह भी आसान शब्दों में मैं तुम्हारे नज़रिए को बड़ा करना चाहता हूँ ताकि तुम कुछ आगे देख सको, दूर तक देख सको। ज़्यादातर लोगों को आगे देखने का फ़ायदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। ज़्यादातर लोग जिस जाल में फंसे हुए हैं वे उसे देख नहीं पाते। माइक और मैं वहाँ सोचते हुए बैठ गए क्योंकि मैं उनकी बातों का मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उनकी बातें सुनने में कठोर और कड़वी लग रही थी, परंतु हम ये भी जानते हैं कि वे हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे। मुस्कुराहट के साथ अमीर डैडी ने कहा, क्या 25 सेंट के प्रति घंटे का ऑफ़र अच्छा नहीं लगा? क्या इसमें दिल की धड़कन तेज़ नहीं हुई? मैंने अपना सिर नाम में हिलाया, जबकि असल में ऐसा ही हुआ था। 1 घंटे काम के बदले में 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सौदा था। अच्छा, मैं तुम्हें 1 घंटे के $1 दूंगा, अमीर डैडी ने शरारत भरी मुस्कान से कहा। अब मेरा दिल तूफान मेल की तरह दौड़ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, इसकी बात मान लो। मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, परंतु मैं भी चुप रहा। अच्छा, $2 प्रति घंटे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से 9 साल पुराने दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिए हैं। 1956 में $2 प्रति घंटे की कमाई मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना देती। मैं इतना सारा पैसा कमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं हाँ कहना चाहता था। मैं सौदा पक्का करना चाहता था। मुझे नई साइकिल दिख रही थी, नए बेसबॉल के ग्लव्स दिख रहे थे। मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारीफ भी मुझे साफ दिख रही थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिम्मी और उसके अमीर दोस्त मुझे फिर कभी गरीब नहीं कहेंगे, परंतु किसी वजह से मैं खामोश खड़ा रहा। हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने से उसका फ्यूज़ उड़ गया हो, परंतु मन ही मन में $2 प्रति घंटे का ऑफ़र मानने के लिए बेताब था। आइसक्रीम पिघल चुकी थी, मेरे हाथ पर बह रही थी। आइसक्रीम की डंडी खाली थी और इसके नीचे वनीला और चॉकलेट के टुकड़े थे जिसके मज़े चींटियाँ ले रही थी। अमीर डैडी हम दोनों बच्चों को देख रहे थे जो आंखें फाड़कर और खाली दिमाग से उन्हें घूर रहे थे। उन्हें मालूम था कि वह हमारी परीक्षा ले रहे हैं
और वह ये भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उस ऑफ़र को मानने के लिए बेताब हो रहा होगा। वह जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमज़ोर और ज़रूरतमंद होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और वह ये भी जानते थे कि हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल ये था कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों की परीक्षाएं ली थीं। जब वे नौकरी मांगने के लिए आए, लोगों का इंटरव्यू लेते थे, तो वे हर बार आत्माओं की परीक्षा लेते थे। अच्छा, $5 प्रति घंटे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।